चलिए हम लोग अब मैक्सवेल के एक नए टाइप के करंट की बात करते हैं। उस करंट को विस्थापन धारा कहते हैं। आज का टॉपिक है मैक्सवेल की विस्थापन धारा या मैक्सवेल्स डिस्प्लेसमेंट करंट। ये है आपके मैक्सवेल, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। इन्होंने अपने स्टडी के अकॉर्डिंग या अपने स्टडी से बहुत नई नई चीजों के बारे में हम लोग को बताया, जिसपे एक एक करके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज हमारा डिस्कशन मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट पे है। ठीक, अभी तक डिस्प्लेसमेंट के साथ करंट की बात हमने नहीं की है। हम लोग करंट मतलब धारा या धारा मतलब करंट ही है, विस्थापन धारा हमने नहीं कहा था। लेकिन जब आप लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के बारे में पढ़ रहे थे तो वहां ये डिस्प्लेसमेंट वाली बात आपने की है। उसी को इक्वेशन फॉर्म में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक, इसके लिए हम ये कहते हैं कि अगर आपके पास कोई चार्ज है, कोई आवेश है, वो अगर स्थिर रहेगा तो उस स्थिति में उसकी चारों ओर विद्युत क्षेत्र होता है। ठीक, और जब वही आवेश गति करने लगता है तो उस स्थिति में आपके पास उस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों होते हैं। ठीक, इसका मतलब यदि किसी चालक में आप धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा? धारा प्रवाहित करने से उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है धारा के प्रभाव से। तो इसके लिए एम्पियर परिपथ नियम आपने सुना है और आपने पढ़ा भी है क्लास 12 में बहुत अच्छे से। धारा प्रवाह के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में किसी बंद वक्र के अनुदिश या अनुदेश लिखा गया, अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर का रेखीय समाकलन B डॉट dl होता है। ठीक, मतलब जहां पे आप लोगों ने कहा था कि ना B डॉट dl बराबर म्यू नॉट I, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन म्यू नॉट उसमें प्रवाहित धारा के म्यू नॉट गुणा होता है। ठीक है, जहां पे म्यू नॉट जो लिखेंगे आप, ये जो म्यू नॉट आप लिखेंगे वो निर्वात की चुंबकनशीलता है, जिसका मान 4 पाई गुणा 10 की घात ऋण 7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर है। क्लियर है बात? चलिए, क्या कहना था हमारा? अगर आपका चार्ज स्टेशनरी है, रेस्ट में है, तो उस केस में आपके पास केवल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक ना, अगर यही चार्ज अगर मूविंग होगा तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। ठीक, और जब आप करंट को किसी कंडक्टर से पास करवाते हैं तो वहां मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है, इसको कैलकुलेट करने के लिए एम्पियर का नियम आपने पढ़ा, जिसके अकॉर्डिंग B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट I होता है। इस म्यू नॉट को मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कहते हैं। ठीक, ये चुंबकनशीलता है, इसका वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 है, ये आप जानते हैं। ये एम्पियर सर्किट लॉ है। अगर मैं कहूं कि आपके पास एक कंडक्टर है जिसमें कोई धारा नहीं बह रही, तो आप कहेंगे धारा नहीं बहेगी तो वहां चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होगा। क्यों? तो आप कहेंगे इस फॉर्मूले से, I की वैल्यू 0 तो B डॉट dl 0। क्लियर है बात? यहां आपके पास ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए, यहां तक आप जानते भी हैं। आगे गए तो हमारे पास करंट डेंसिटी J का कॉन्सेप्ट है। J अ वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो इस J के अकॉर्डिंग मैं कहूं तो J क्या होता है? J के अकॉर्डिंग करंट को आप लिखते हैं J डॉट ds। ये आप कंटिन्यूटी इक्वेशन में भी पढ़े हैं, क्लास 12th में करंट डेंसिटी भी आपने निकाला है, तो वहां I इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ J डॉट ds है। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। अब इसके बाद इन दोनों इक्वेशन से, इक्वेशन और 1 और 2 की अगर बात करूं मैं, मतलब आपका ये इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए आप, इक्वेशन नंबर 1 और ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, इन दोनों इक्वेशन से आपके पास ये वाला इक्वेशन मिलेगा। क्या मिला?
लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल इक्वल्स टू म्यू नॉट सरफेस इंटीग्रेशन जे डॉट डीएस बनेगा। ये है आपका इक्वेशन नंबर 3। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? अभी तक जो आपने पढ़ा है। हम लोग अभी डिस्प्लेसमेंट करंट पे नहीं आए हैं, हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ पे ही बात कर रहे हैं, एम्पियर के परिपथ नियम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और उसको कंटिन्यूटी इक्वेशन के फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? ताकि हम ये दिखा सकें कि ये कंटिन्यूटी इक्वेशन में स्थायी धारा के लिए भी लागू होगा और समय के साथ परिवर्ती धारा के लिए भी लागू होना चाहिए, तभी तो ये नियम पूर्ण होगा ना। कंटिन्यूटी इक्वेशन के फॉर्म में इसको लाना है, इसलिए ये 3 इक्वेशन आपने बना दिए हैं। ठीक, अब इसके बाद जैसा कि स्टोक्स लॉ आपको कहता है, स्टोक्स लॉ में इस लाइन इंटीग्रेशन को आप सरफेस इंटीग्रेशन में चेंज कर सकते हैं। कैसे? तो आप कहते हैं कि बी डॉट डीएल अगर लाइन इंटीग्रेशन है तो स्टोक्स थ्योरम के अकॉर्डिंग, स्टोक्स प्रमेय के हिसाब से बी डॉट डीएल जो होगा सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ कर्ल बी डीएस के इक्वल होगा। इसका मतलब आप इस बी डॉट डीएल को इससे रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं ना। तो क्या आएगा? अगर हम लोग उसको रिप्लेस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आएगा सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ कर्ल बी डीएस म्यू नॉट टाइम सरफेस इंटीग्रेशन जे डॉट डीएस। एक इक्वेशन का फॉर्म बन रहा है। कैसा इक्वेशन का फॉर्म बना? यहां ये कर्ल बी जो होगा ना, यहां पे अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो ये जो कर्ल बी वाला हिस्सा है यहां, ठीक है, इस साइड का ये म्यू नॉट लेना पड़ेगा, ये इसके साथ म्यू नॉट जे के इक्वल है। कंपेयर कर लें दोनों साइड को तो कर्ल बी इक्वल टू म्यू नॉट जे आया। आपको डाइवर्जेंस जे चाहिए, कंटिन्यूटी इक्वेशन में डाइवर्जेंस जे था, तो आपको डाइवर्जेंस चाहिए तो एक काम कीजिए, दोनों साइड डाइवर्जेंस ले लीजिए। तो दोनों साइड अगर डाइवर्जेंस लें तो क्या है? देखिए, हमारे पास कंटिन्यूटी इक्वेशन कहता है डाइवर्जेंस जे इज इक्वल टू डेल रो बाई डेल टी। डाइवर्जेंस जे प्लस डेल रो बाई डेल टी इक्वल टू 0, ये हम लोग को पता है कंटिन्यूटी इक्वेशन से। क्लियर है? अब हम लोग इसका डाइवर्जेंस ले रहे हैं, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जे की वैल्यू कर्ल बी बाई म्यू नॉट इस इक्वेशन पे रख देते हैं, अपने कंटिन्यूटी इक्वेशन पे। क्या बनेगा? आपके पास बना जे की वैल्यू रखेंगे तो डाइवर्जेंस कर्ल बी म्यू नॉट प्लस डेल रो बाई डेल टी इक्वल टू 0। अब मैथमेटिकली इसको सिंपल कर लीजिए। कैसे? देखिए भाई, आपके पास ये जो म्यू नॉट है इसको एलसीएम ले लीजिए, तो यहां म्यू नॉट आ जाएगा, फिर इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिएगा। क्या आएगा? डाइवर्जेंस कर्ल बी प्लस म्यू नॉट डेल रो बाई डेल टी। क्लियर है ना? यहां एलसीएम लेंगे पूरे के साथ, तो यहां म्यू नॉट डेल रो बाई डेल टी आ जाएगा और डिवाइड में जो म्यू नॉट है उसको ट्रांसफर कर देंगे तो 0 हो गया। एक चीज और ध्यान दीजिए, डाइवर्जेंस ऑफ अ कर्ल बी, डाइवर्जेंस ऑफ अ कर्ल बी ये 0 होता है और इसका 0 होने का मतलब, इसका 0 होने का मतलब ये पूरा 0 हो गया, मतलब 0 प्लस म्यू नॉट डेल रो बाई डेल टी इक्वल टू 0। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि डेल रो बाई डेल टी इक्वल टू 0। कंटिन्यूटी इक्वेशन को एक बार खोल के देखिए तो डेल रो बाई डेल टी का मतलब क्या था? इसका मतलब ये जो रो है ये कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा। तो एम्पियर के सर्किटल लॉ को कंटिन्यूटी इक्वेशन के फॉर्म में अगर कन्वर्ट करते हैं तो हमको क्या पता चला है? इस फॉर्म में अगर कन्वर्ट करते हैं तो आपने क्या कहा? हमारे पास रिजल्ट ये आ रहा है रो इक्वल टू कांस्टेंट, इसमें रो में कोई चेंजेस नहीं होगा। ये किस कंडीशन के लिए है? ये जो कंडीशन आता है रो इक्वल टू कांस्टेंट, ये कंडीशन है स्थायी अवस्था के लिए। ठीक, जब स्थायी अवस्था होगी, स्थायी धारा होगी, तब जाके आप कहते हैं आवेश घनत्व समय के साथ स्थिर रहता है, या स्थायी धारा के लिए
आवेश घनत्व का मान या आयतन आवेश घनत्व का मान नियत होता है। इसका मतलब अगर समय पर परिवर्ती होने वाले करंट की बात करें तो आपका ये एम्पियर के नियम उसको तो नहीं दिखा रहा, ये तो सीधा सीधा रो इक्वल टू कांस्टेंट वाले केस को दिखा रहा है। इस केस को तो सेटिस्फाई ही नहीं करवाया। मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ कि आप ये कहेंगे कि समय पर निर्भर न करने वाले या समय के साथ बदलने वाली धारा के लिए या क्षेत्र के लिए एम्पियर का नियम सातत्य समीकरण को दिखाने में असमर्थ है। इसका मतलब परिवर्ती क्षेत्र के लिए, परिवर्ती धारा के लिए एम्पियर के नियम को संशोधन करना चाहिए। ये कौन सजेस्ट कर रहे हैं? मैक्सवेल सजेस्ट कर रहे हैं। ठीक है? मतलब क्या? ये जो कंडीशन है रो इक्वल टू कांस्टेंट इज द कंडीशन फॉर द स्टेशनरी स्टेट। In this case, you see that the charge density remains constant, means not change with time. इसका मतलब Ampere's law is not consistent with the continuity equation for the field that depends on time or change with respect to time. इसका मतलब Maxwell suggested that this Ampere's circuital law must be modified, or you also say that need to modify this Ampere circuit law. क्लियर है? अब क्या करें? अब एक काम ये करते हैं कि एक एग्जाम्पल से इस केस को समझने की कोशिश करते हैं कि आप ये कैसे कह रहे हैं कि एम्पियर सर्किटल लॉ एप्लीकेबल नहीं है, इस बात को किस आधार पे कह रहे हैं। इसके लिए मैंने एक पोटेंशियल सोर्स ले लिया है, सपोज ये 20 पोटेंशियल सोर्स है और इससे आपके इस कैपेसिटर के ऊपर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है? यहां आई करंट आपने फ्लो करवाया, इस सर्किट से होकर के हमने आई करंट फ्लो करवा दिया। यहां कितना करंट फ्लो हो रहा है? आई करंट। क्लियर है बात? आई धारा हम प्रवाहित कर रहे हैं। तो एम्पियर के सर्किट रूल के हिसाब से अगर मैं पूछूं आपसे, इसके अराउंड ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका वैल्यू कितना होगा, तो आप बोलेंगे भाई कि B.dl इक्वल टू म्यू नॉट आई के बराबर होगा। ये जितना करंट है ना उसमें म्यू नॉट को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। क्लियर है बात? लेकिन यही बात मैं अगर इस सरफेस के लिए करूं, S2 सरफेस के लिए, तो इन बिटवीन दिस कैपेसिटर प्लेट, इसके लिए अगर पूछूं आपसे तो आप क्या बोलेंगे? आपका यह कहना रहेगा चूंकि यहां कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसलिए चूंकि यहां कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा तो B.dl इक्वल टू 0। B.dl को हम लोग कर्ल B ds भी बोलते हैं ना, तो कर्ल B का मान भी 0 बोल सकते हैं आप। कर्ल B की वैल्यू भी 0 यहां पे नहीं है। लेकिन मैक्सवेल कहते हैं अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो यहां भी अगर आप मैग्नेटिक नीडल को लाके रखेंगे, किसी भी मैग्नेटिक नीडल को, तो इसमें उतना ही डिफ्लेक्शन आएगा अगर इसी मैग्नेटिक नीडल को यहां पर रखें तो। इसका मतलब एम्पियर सर्किट लॉ के हिसाब से तो यहां मैग्नेटिक नीडल को कोई डिफ्लेक्शन नहीं देना चाहिए, लेकिन यहां दे रहा है। तब मैक्सवेल ने सजेस्ट किया कि आपके एम्पियर सर्किटल लॉ को मॉडिफाई करते हैं और उसमें जेडएस एक नया टर्म ऐड कर देते हैं। समझिएगा क्या कहना है आपका? आपका कहना है कि S1 के लिए एम्पियर सर्किटल लॉ के हिसाब से चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू कुछ न कुछ है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहां कुछ न कुछ है, लेकिन यहां चूंकि आई फ्लो नहीं हो रहा है, कोई कंडक्टिंग वायर नहीं है, यहां आई फ्लो नहीं हो रहा, इसलिए इस केस में मैग्नेटिक फील्ड 0 है। लेकिन आप प्रैक्टिकली देखिएगा तो मैग्नेटिक नीडल में यहां भी उतना ही डिफ्लेक्शन आता है जितना यहां आएगा। इसका मतलब यहां भी मैग्नेटिक फील्ड है जिसको आपके एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग आप 0 बोल रहे हैं। क्लियर है बात? उसी चीज को मैंने यहां लिखा है। अब क्या करें? इसको मॉडिफाई करें। मॉडिफाई करने के लिए एम्पियर का सजेशन है। एम्पियर आपको सजेस्ट करते हैं कि आप अपने एम्पियर सर्किटल लॉ कर्ल B म्यू नॉट J को मॉडिफाई कीजिए। कैसे मॉडिफाई करें?
तो भाई उसमें ये नया टर्म जेडेस यूज कर दीजिए या ऐड कर दीजिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भैया ये जेडेस है क्या, तो मैक्सवेल कहते हैं कि चिंता की बात नहीं है भैया, हम बताते हैं जेडेस होता क्या है। ठीक, ये सजेशन दिया है मैक्सवेल ने। क्यों दिया आपको पता है, क्यों दिया पता है ना? S2 के लिए एप्लीकेबल नहीं है, कंटिन्यूटी इक्वेशन को वेरिएबल करंट के लिए ये अप्लाई नहीं करता, सॉल्व नहीं करता है, ओबे नहीं करता, इसलिए मॉडिफाई किया है आपने। और आपके पास ये इक्वेशन निकल के आया, कर्ल बी इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस जे डेस। इसमें दोनों साइड अगर डाइवर्जेंस लें तो क्या आएगा? डाइवर्जेंस कर्ल बी इक्वल टू म्यू नॉट डाइवर्जेंस जे प्लस जे डेस। इसके वैल्यू के बारे में अभी अभी हमने डिस्कस किया है कि डाइवर्जेंस कर्ल बी मस्ट बी जीरो, मैथमेटिकली आपको पता है। इसका मतलब म्यू नॉट डाइवर्जेंस जे प्लस जे डेस इक्वल टू जीरो आएगा। क्लियर है? अब अगर इस म्यू नॉट को इधर ट्रांसफर कर दीजिए आप, तो आपके पास डाइवर्जेंस जे प्लस जे डेस इक्वल टू जीरो है। क्या कह रहे हैं आप? डाइवर्जेंस जे इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डाइवर्जेंस जे डेस। क्या समझ में आया? वास्तव में ये जो जे डेस मैक्सवेल ने आपको सजेस्ट किया है वो इसी के टाइप का है। जैसा ये है ना वैसा ये भी है। ठीक, एक चीज तो क्लियर हुआ इस इक्वेशन के हिसाब से। अब क्या करें? अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की अगर बात करते हैं आप, तो वहां डाइवर्जेंस जे का वैल्यू कितना लिखते हैं आप? माइनस डेल रो बाई डेल टी लिखते हैं ना, माइनस डेल रो बाई डेल टी लिखते हैं। तो डाइवर्जेंस जे डेस की वैल्यू कितना लिखेंगे आप? अगर डाइवर्जेंस जे की वैल्यू माइनस डेल रो बाई डेल टी है तो डाइवर्जेंस जे डेस की वैल्यू डेल रो बाई डेल टी आएगा। ठीक, अब देखिए डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस थ्योरम की बात करें अगर, ये इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक में आपने गॉस लॉ पढ़ा, उसमें लिखा आपने कि डाइवर्जेंस E इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट, ये है डिफरेंशियल फॉर्म आपके गॉस लॉ का। डाइवर्जेंस E इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट, इसको ट्रांसफर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंस एप्सिलॉन नॉट E इक्वल टू रो, और एप्सिलॉन नॉट E को आप लोग कहते हैं D। ठीक है, आपने डाइवर्जेंस एप्सिलॉन नॉट E इक्वल टू रो लिखा, और इस एप्सिलॉन नॉट E को डाइलेक्ट्रिक यानी परावैद्युतांक जब पढ़ रहे थे वहां आपने D निकाला था, डाइवर्जेंस D कहते हैं इसको। तो डाइवर्जेंस D इक्वल टू कितना आ गया? रो। अब इस फॉर्मूले को हम लोग एक काम करते हैं, अपने इस इक्वेशन पे फिट कर देते हैं। तो क्या आएगा? डाइवर्जेंस जेडेस लिखा, डेल बाई डेल टी ये लीजिए डेल बाई डेल टी, और रो की वैल्यू गॉस लॉ के डिफरेंशियल फॉर्म से उठा के रख दिया डाइवर्जेंस डी। क्या मिलेगा इसमें? दोनों साइड डाइवर्जेंस है, डेल बाई डेल टी को अंदर ले जाएंगे तो क्या मिलेगा? जेडेस इक्वल टू डेल डी डेस बाई डेल टी। मतलब ये जेडेस का प्रोडक्शन ये डिस्प्लेसमेंट से हुआ है, किसके? चार्ज के, है ना। मतलब कैपेसिटर में दोनों साइड प्लस और माइनस प्लेट जो आप लेते हैं उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो जब आपका कैपेसिटर चार्ज हो रहा होगा तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड से चार्ज के मतलब ट्रांसफर से, चार्ज के डिस्प्लेसमेंट से ये करंट बन रहा है। ठीक है, इसलिए वहां जो करंट है, वहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से जो करंट बन रहा होगा, जिसके लिए आपके कंपास में डिफ्लेक्शन आया था, जिसके कारण वहां आया था डिफ्लेक्शन आया था, मतलब एम्पियर लॉ के हिसाब से करंट है। कौन सा करंट है? तो मैक्सवेल सजेस्ट करते हैं उस करंट को डिस्प्लेसमेंट करंट बोल देते हैं जो कैपेसिटर के बीच में है। क्लियर है बात? तो जेड एस इक्वल टू डेल डी बाई डेल टी लिखा आपने। ठीक, अब क्या करते हैं? आपके एम्पियर सर्किट लॉ का मॉडिफिकेशन हो गया, जिसमें जेड एस की वैल्यू आपने एम्पियर जेड एस की वैल्यू आपने मैक्सवेल से पूछा भी था, मैक्सवेल ने आपको बता दिया कि जेड एस की वैल्यू आप डेल डी बाई डेल टी लिखिएगा। क्लियर है? क्योंकि
यहां जो जेडेस है इसका प्रोडक्शन कैसे बना है, चार्ज के डिस्प्लेसमेंट से, और अगर इसका डायमेंशन भी पता कर लेंगे आप डेल डी बाई डेल टी का, तो इसका डायमेंशन वही है जो जे का डायमेंशन है। क्लियर है बात? इसका मतलब इसको भी, मतलब डेल डी बाई डेल टी को हम लोग डेंसिटी, करंट डेंसिटी कह सकते हैं, सेम डायमेंशन है, बट डिस्प्लेसमेंट के कारण प्रोड्यूस हुआ है, ये फ्लो ऑफ चार्ज के कारण नहीं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द चार्ज के कारण प्रोड्यूस हुआ है, इसलिए इसको हमने नाम दिया है विस्थापन धारा। ठीक है, ठीक है। इसको कभी कभी चाहे तो आप जेडी से दिखा सकते हैं, अभी तो जेडेस लिखे थे आप, ये डेल डी बाई डेल टी आएगा, तो यहाँ जेडेस भी लिख सकते हैं आप, या जेडी भी लिख सकते हैं आप। तो आपके पास कर्ल बी इक्वस टू म्यू नॉट जे प्लस जेडेस, ये आपका नया एम्पियर सर्किट रूल है, जो स्थायी धारा के लिए भी लागू होगा, परिवर्ती धारा के लिए भी लागू होगा। ये मतलब अब फुलफिल हो गया एम्पियर सर्किट लॉ, इसमें अब कोई कमी नहीं है ना? यहां पे अब कोई कमी आपके पास नहीं है। तो यहां ये जो विस्थापन धारा है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र वैसे ही उत्पन्न करता है जैसे ये उत्पन्न करता है, मतलब आवेश के विस्थापन से जो विद्युत क्षेत्र बन रहा है वो भी चुंबकीय क्षेत्र वैसे ही बनाता है जैसा कि करंट आई फ्लो होने से बनता है। ठीक, ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? आपने एम्पियर सर्किट लॉ पे मॉडिफिकेशन कर दिया है, और मॉडिफाई करने से जो नया इक्वेशन बना है आपके पास, मॉडिफिकेशन करने से जो नया इक्वेशन बन रहा है, इसी को आपने मैक्सवेल की विस्थापन धारा कहा है, या मैक्सवेल की विस्थापन धारा के लिए समीकरण कहा। ठीक है,